अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कैसर। कैसर कहते हैं कि मैं झंग से आगे एक गांव का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों के नाना अबू की ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात उस दौर की है जब मेरे नाना अबू बिल्कुल जवान हुआ करते थे और उनकी नई नई शादी हुई हुई थी। नाना अबू बताते हैं कि उस दौर में उनके गांव में लोग तांगे पे सफ़र किया करते थे या कभी कभार पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव चले जाया करते थे। वो बताते हैं कि उनके गांव का जहाँ से रास्ता शुरू होता था, थोड़ा सा ही जब गांव की सड़क पर आते थे तो वहाँ पर एक मोड़ था जो एक और सुनसान रास्ते को जाता था, जिसकी तरफ गांव का एक पुराना कब्रिस्तान था। उस मोड़ के बिल्कुल कोने के ऊपर एक दरख्त था, बरगद का दरख्त, जो कि कहा यह जाता था कि करीब 100 साल पुराना वो दरख्त था। उस दरख्त के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ वो अपने बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा था उस एक दरख्त के ऊपर से, क्योंकि जब भी कोई उस गांव में देर रात के वापिस आता था तो वो जिन्नात भेस बदल कर, रूप बदल कर उनको डराते थे। यहाँ तक कि कभी कभार किसी के रिश्तेदार का भी रूप लेकर उनको अपने साथ ले जाते थे और नुकसान पहुंचाते थे। ये बात हर कोई जानता था कि इस गांव में मगरिब के बाद आना जाना मना है। एक दफ़ा कैसर के नाना अबू और उनकी नानी अम्मा दूसरे गांव में गए हुए थे। जब वो लोग वहां से वापसी पर आ रहे थे तो वो एक तांगे पे सवार थे। मौसम बहुत सा खराब था। उन लोगों को वापसी पर कुछ देर हो गई। सर्दियों का मौसम था। सर्दियों के मौसम में दिन वैसे भी बहुत जल्दी ढल जाता है और उस दिन थे भी बहुत गहरे काले बादल और बिजली भी चमक रही थी। उन लोगों का जो तांगा था बहुत आहिस्ता आहिस्ता गांव की उन कच्ची सड़कों पर गुजर रहा था। जब बहुत ज़्यादा बिजली चमकने लग गई तो घोड़ा भी डर रहा था। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने वो सफ़र तय करना था। उस तांगे के पर्दे गिरा दिए गए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो ही वो तांगा उनके गांव की उस सड़क पर दाखिल हुआ, उस दरख्त के करीब ही जाने लगे तो उन लोगों को वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, रात के 9 बज रहे थे। लेकिन गांव में ये भी बहुत रात मानी जाती है क्योंकि उस दौर के लोग भी, गांव का जैसा कल्चर होता है, शाम ढलते ही अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। फिर उस गांव में तो जिस तरह से जिन्नात और चुड़ैलों का एक खौफ था, जिसकी वजह से मगरिब के बाद उस गांव में कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आता था। मौसम ख़राब होने की वजह से उन लोगों को वापसी पर देर हो गई। जब उन लोगों ने रोने की आवाज़ सुनी तो ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत बेदर्दी से रो रही है। उन लोगों ने तांगे चलाने वाले कोचवान से ये कहा कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। तो उसका ये कहना था कि इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से कोई औरत रो रही है। उन्होंने कहा कि ज़रा एहतियात से गुजरना, क्योंकि इस रास्ते पर एक ऐसा दरख्त है जहाँ पर बहुत भयानक जिन्नात हैं और वो इंसानों का रूप लेकर लोगों को डराते भी हैं और गुमराह करके अपने साथ ले जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अभी ये कहने की ही देर थी तो वो क्या देखते हैं कि उसी गांव के उसी सड़क के एक किनारे पर एक औरत बैठी रो रही थी। उस दौर में जब लोग तांगे पर सफ़र किया करते थे तो तांगे के ऊपर एक लालटेन भी लटकाई जाती थी कि अगर रात हो जाए तो रास्ते में अंधेरा ना हो और इतनी रोशनी हो कि आगे का रास्ता नज़र आ सके। जब उन लोगों ने उस लालटेन की रोशनी में देखा कि एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, तो ना चाहते हुए भी उन लोगों को तांगा रोकना पड़ा। जब उन लोगों ने देखा तो वो एक बहुत ही मजलूम सी कोई औरत लग रही थी और रो रही थी। उन लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उस बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूर बैठी थी। पहले उन लोगों को शक हुआ कि हो सकता है ये जिन्नात का कोई छल हो, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उन लोगों ने जब पूछा तो उस औरत का ये कहना था कि मैं दूसरे गांव की एक औरत हूँ और मेरे शौहर ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया है। मैं सुबह से चलती हुई इस गांव में पहुंची हूँ
मुझे अपने साथ ले जाए, मेरी मदद करे। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और वो ये दुहाइयाँ दे रही थी कि ये भूखा है, इसने भी सुबह से दूध नहीं पिया, मेरी मदद करें। उन लोगों को उस पर तरस आ गया। उन लोगों ने पूरी जांच पड़ताल की कि कहीं से कोई ऐसा सुराग मिल सके कि ये इंसान नहीं है, मगर अपनी पूरी तसल्ली के बावजूद जब उन लोगों को ये यकीन हो गया कि ये कोई इंसान है तो उन लोगों ने उसको तांगे पर बिठा लिया। जो ही उन लोगों ने उसको तांगे पर बिठाया, उसने अपना चेहरा ढक लिया। अंधेरे में उसका चेहरा बहुत ज़्यादा वाजिया नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। वो अपने बच्चे को लपेटते हुए उस तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। अभी जो तांगा था वो गांव की सड़क पर इंटर ही हुआ था कि उस तांगे के पीछे गांव के कुत्ते भागने लग गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे, जिस तरह से वो वहाँ पर कुछ देख रहे हैं। कैसर के नाना अबू बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि ये एकदम से क्या माजरा बन गया है। हम लोगों ने तो पूरी तसल्ली के साथ इसको देखा था, जांचा था, आयतुल कुर्सी भी पड़ी थी कि ये डर जाएगी, फिर ऐसा क्या मामला है। यहाँ तक कि डरते डरते वो लोग घर जान पहुंचे और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। जो ही वो लोग तांगे से उतरे, उस औरत को उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के साथ हमारे घर आ जाओ। वो औरत उनके घर आ गई और उस औरत को उन लोगों ने अपने ही घर का एक कमरा दे दिया कि तुम यहाँ पर रात गुजारो। जल्दी से उन लोगों ने उसके लिए खाना बनाया और उसको खाना दिया, उसके बच्चे के पीने के लिए दूध भी दिया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन लोगों ने कहा कि तुम इस कमरे में आराम से रह सकती हो, सुबह तुम्हें जहाँ जाना हुआ तुम चली जाना। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कैसर के नाना नानी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एकदम से सारे गांव के कुत्ते हम लोगों के घर के बाहर क्यों जमा हो गए हैं। गांव के सारे कुत्ते उनके घर के बाहर इस तरह से भौंक रहे थे जैसे उनके घर में कुछ ऐसा है जिसको वो देख पा रहे हैं। आधी रात का टाइम हुआ तो बच्चे के बहुत भयानक रोने की आवाज़ें आने लग गई। वो बच्चा बहुत भयानक अंदाज में रो रहा था और गौर करने पर उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उस बच्चे के साथ बिल्ली के रोने की भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो रोने की आवाज़ एक नहीं बल्कि दो किस्म की थी। वो लोग बड़े हैरान हुए और अपने कमरे में ही उठकर बैठ गए। उनका पूरा घर मिट्टी का बना हुआ था। उन लोगों ने अपने घर में मुर्गियाँ रखी हुई थीं। मुर्गियों का डरबा भी जो था वो बरामदे में ही था कहीं, क्योंकि सर्दी की वजह से मुर्गियाँ मर ना जाएं। वो लोग डरबा उठाकर रात के टाइम बरामदे में रख दिया करते थे और बरामदे के आगे भी मोटे मोटे पर्दे लगाए हुए थे। मुर्गियाँ इस तरह से डिस्टर्ब थी जिस तरह से उनको कोई डरा रहा है। उन लोगों ने ये असेसमेंट की कि हो सकता है बिल्ली मुर्गियों को डरा रही हो और बच्चा भी इसी शोर शराबे की वजह से रो रहा हो। वो बताते हैं कि काफ़ी देर उन लोगों ने वो शोर शराबा सुना, कभी मुर्गियों की चीखने की आवाज़ें, कभी उस बच्चे के भयानक रोने की आवाज़ें और कभी बिल्ली के भयानक रोने की आवाज़ें। ये सिलसिला तकरीबन 20 से 30 मिनट चलता रहा। फिर एकदम से बिल्कुल सन्नाटा हो गया। उन लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि एकदम से सन्नाटा हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसा कुछ है ही नहीं। पहले कैसर के नाना अबू ने यह चाहा कि वो उठकर देखते हैं, मगर फिर उनकी मिसेज ने यह कहा कि रहने दे, सुबह देखेंगे। बाहर बहुत शदीद बारिश हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। एक बहुत ही भयानक मंजर चारों तरफ बना हुआ था। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। जिस टाइम फजर की अजान हुई अभी तक भी बाहर बारिश हो रही थी। उन लोगों ने उठकर जब नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए, उस वक्त अंधेरा था। उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया किसी भी चीज़ पर। वज़ू किया और नमाज पढ़ी। जिस टाइम सुबह का टाइम 7 बजे तो उन लोगों ने कहा कि उस औरत और उसके बच्चे को भी नाश्ता दे देते हैं। जब वो लोग उसके कमरे के पास गए, वो लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे मगर अंदर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लोग बार बार उस औरत को आवाज़ दे रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जो ही उन लोगों ने उस दरवाजे को धकेल कर खोलना चाहा तो वो दरवाज़ा खुल गया। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि अंदर कोई भी नहीं था। कैसर की नानी अम्मा ने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना वो औरत ना ही उसका बच्चा। वो रातों रात कहाँ गए कोई नहीं जानता। मगर वहाँ पर जिस चारपाई पर वो लोग सोए थे वहाँ पर बालों का एक गुच्छा रखा हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि सर के बाल जिस तरह से बुरी तरह से नोचे गए हों और उसका एक गुच्छा बनाकर वहां पर रख दिया हो। उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। वो वहां से बाहर आ गई और ये सारी बात आकर अपने शोहर को बता दी। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि भले का ज़माना ही नहीं, मैं जाकर बाहर देखता हूँ, कहीं सारी रात हम लोगों के घर का दरवाज़ा खुला ना रह गया हो। जब वो सहन क्रॉस करके बाहर के दरवाजे की तरफ गए, जो कि लकड़ी का एक दरवाज़ा था, उनकी हैरत की कोई हद नहीं थी। वो दरवाज़ा बंद था, अंदर से बंद था। अगर वो दरवाज़ा अंदर से बंद था तो फिर वो औरत कहाँ गई? उन लोगों ने छत पर भी जाकर देखा, वहां पर भी कोई नहीं था। परेशानी के आलम में वो वापस आ गए। उन्होंने अपनी मिसेस से ये कहा कि उस कमरे में मत जाना, ना ही उसका दरवाज़ा खोलना। मैं इमाम साहब से जाकर बात करूंगा, फिर पता चलेगा कि ये क्या राज है। फिर उन लोगों को एकदम से ख्याल आया कि मुर्गियों के डरबे को जाके देखते हैं वहां पर इतना शोर शराबा क्यों था। जो ही वो लोग मुर्गियों के डरबे के पास गए, वहां पर एक मुर्गी भी नहीं थी। यहाँ तक कि उन मुर्गियों का कोई पर भी नहीं था। उनके उस डब्बे में 8 से 9 मुर्गियां थीं। आखिर वो कहाँ गई? पूरे घर में ना उनका कोई वजूद था, ना ही उनके कोई बाकियात थे। अब वो लोग हद से ज़्यादा परेशान हो गए। आज भी बादल बने हुए थे। उस घर में वो मियाँ बीवी अकेले ही रहते थे। उनके शौहर ने कहा कि मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ, शायद बाहर कहीं मुर्गियों का कुछ सुराग मिल जाए। मगर उनकी बीवी का ये कहना था कि जब घर का दरवाज़ा ही नहीं खुला तो मुर्गियाँ बाहर कैसे जा सकती हैं। और हैरत की बात ये थी, और वो डरबा भी बिल्कुल ठीक था, ना तोड़ा गया था और ना ही खोला गया था। अब उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मैं जाकर इमाम साहब से मिलता हूँ। उन्होंने अपनी मिसेस से ये कहा कि उस कमरे में मत जाना, तुम यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में इमाम साहब को लेकर आता हूँ। उनकी मिसेस ने कहा ठीक है, आप चले जाएं। कैसर के नाना अबू इमाम साहब को लेने के लिए वहां से रवाना हो गए। पैदल जाना था। इमाम साहब का घर उनके घर से थोड़ा दूर था। उनको गए हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया, मगर वो वापस नहीं आए। जब वो वापस आए तो उनकी मिसेस बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। उनके शौहर ने उनसे ये पूछा, उनकी मिसेस का ये कहना था कि जैसे ही आप गए, थोड़ी देर के बाद उस कमरे में हलचल होने लग गई। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उस कमरे में कोई है। कभी चारपाई पर किसी के बैठने की तो कभी किसी के उठने की आवाज़ें आ रही थी। 1 से 2 दफ़ा उस दरवाजे पर भी किसी ने दस्तक दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने फिर तसल्ली की, उस कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने ये पूछा, आप इमाम साहब को लेने गए थे, आप उनको लेकर क्यों नहीं आए? जिस पर कैसर के नाना अबू का ये कहना था कि इमाम साहब गांव से बाहर गए हुए हैं और वो 2 दिन में वापस आएंगे। अब उनके पास मदद के लिए कोई भी नहीं था। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे और घबराए हुए थे। सारा दिन उन लोगों ने इसी गौर व फिक्र में गुजार दिया कि पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होगा। वो कौन थी, क्या थी, कोई नहीं जानता। फिर मगरिब की आज़ान हो गई, रात ढल गई। मौसम हस्बे मामूल ख़राब था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। आज तो धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों ने जल्दी ही रात का खाना खाकर अपने उस कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। जब रात के 9 बजे का टाइम हुआ तो उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि आज फिर उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं। ऐसा लगता था कि पूरे गांव के कुत्ते उनके घर के बाहर बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं और उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। अब वो लोग और भी खौफजदा हो गए। तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम था तो उन लोगों को ऐसा लगा कि बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि साथ वाला कमरा तो खाली है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब उनका डर और खौफ हद से ज़्यादा बढ़ गया था। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर आया है। वो दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि लगता है कि वो जो भी मखलूक थी वो अभी भी इधर ही है, हम लोगों के घर में, हम लोगों के साथ। बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं और वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा भयानक थीं। 1 से 2 दफ़ा उन लोगों को ऐसा लगा कि उन लोगों के कमरे का दरवाज़ा भी कोई खटखटा रहा है। उस पर भी 1 से 2 दफ़ा दस्तक हुई।
उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया कि इसका जवाब नहीं देना, क्योंकि गैर मरे मखलूक़ात जब आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करें तो कभी भी उसका जवाब नहीं देते। अब अपने ही घर में वो लोग सहम के रह गए थे। उस दौर में आबादी कम होने की वजह से पास पास घर नहीं होते थे। एक घर यहाँ तो दूसरा घर थोड़ा दूर होता था। दरमियान में मैदान और खेत खलियान हुआ करते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम लोग क्या करें। अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने पास कुरान पाक रखा हुआ था। आयतल कुर्सी, दरूद पाक और सूरत यासीन पढ़ते हुए उन लोगों ने वो रात गुजारी। सारी रात वो औरत और उसका बच्चा उनके घर में घूमते फिरते रहे। कभी ऐसा लगता था कि वो किचन में किसी चीज़ को छेड़ते हैं, कभी ऐसा लगता था कि वो उनके बरामदे में चल फिर रहे हैं, कभी कोई भयानक हंसी। ये सब वो अपने कानों से सुन और देख रहे थे। जिस टाइम फजर की अजान होती थी तो इस तरह से सन्नाटा हो जाता था कि जिस तरह से बाहर कुछ है ही नहीं। फिर अल्लाह का नाम लेकर डरते डरते वो दोनों दरवाज़ा खोलते थे। जब बाहर जाकर देखते थे तो बाहर कुछ होता ही नहीं था। जो चीज़ जहाँ रखी होती थी वहीं पर होती थी। साथ वाले कमरे का बिल्कुल वही मंजर था। उस चारपाई पर आज भी वो बाल रखे हुए थे, मगर वहां पर कोई भी नहीं था, किसी के होने का नामो निशान भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि हम लोग क्या करें। उन लोगों ने अपने घर को बंद किया और उसी गांव में उनके कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर चले गए, क्योंकि अपने घर में रहने का वो सोच भी नहीं सकते थे, जहां पर दिन के वक्त भी उन लोगों को उस गैर मरे मखलूक की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अपने रिश्तेदारों के घर जब वो लोग गए तो उन्होंने वो सारी बात जाकर उन्हें बता दी। वो लोग सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुए। वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उनका ये कहना था कि हो ना हो ये उसी बरगद के पेड़ की कोई मखलूक है जो रूप बदल कर तुम लोगों को छल देगी। मगर तुम लोग कैसे भूल सकते थे कि ये बात तो पहले ही मशहूर थी। अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन बुजुर्ग के बताने पर उन लोगों ने दूसरे गाँव में एक पीर साहब के पास जाना था, क्योंकि वो जो बुजुर्ग उस घर में थे उनका ये कहना था कि वो सैयद पीर साहब हैं और वो बरगद के उन सब जन्नात के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूमात रखते हैं। फिर वो लोग फौरन टाइम वेस्ट किए बिना उन पीर साहब के पास रवाना हो गए। आज फिर वो सब तांगे पर ही गए थे। जब उन पीर साहब के पास गए, उनको सारी बात बताई। उन्होंने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, पानी के ऊपर दम करके पानी पिया और उनको सारी बात बता दी। यहाँ तक कि उन्होंने उस औरत का हुलिया तक भी बता दिया। उनका ये कहना था कि उस बरगद के पेड़ के ही जिन्नात हैं, चुड़ैल है, जो औरत का रूप लेकर उस रास्ते में बैठी थी, जिसने आपको इस तरह से धोखा दिया कि आप उसे पहचान नहीं सके। वो अभी भी आपके घर में ही मौजूद है। वो जो बालों का गुच्छा रखा हुआ है, उस शक्ल में वो आपके घर में मौजूद है। रात ढलते ही वो अपने असल रूप में वापस आ जाती है। अगर उसको वहां से ना निकाला तो वो आप लोगों की जिंदगी को नुकसान दे देगी। फिर पीर साहब इतने संगीन हालात देखकर उनके साथ उनके गांव में रवाना हो गए। वापसी पर आते आते उन लोगों को शाम हो गई। उस दरख्त को जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। जो ही वो उस दरख्त के पास से गुजरे, वहां से भयानक आवाजें और चीखें सुनाई देने लग गई। जब वो लोग पीर साहब को लेकर अपने घर पहुंचे, जो ही उन लोगों ने अपने घर का दरवाजा खोला, इस तरह से महसूस हुआ कि उस कमरे में किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया है। पीर साहब ने यह कहा कि आप लोग अपने कमरे में चले जाएं और तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक मैं ना कहूं। फिर पीर साहब उस कमरे में चले गए। वहां पर उन्होंने कोई पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस कमरे में से बहुत ज्यादा भयानक चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत भयानक अंदाज में रो रही है। उसके साथ ही उस बच्चे के भी रोने की आवाजें आने लग गईं। 10-15 मिनट के बाद वो पीर साहब वहां से बाहर आए और वो बालों का गुच्छा उनके हाथ में था, जिसे उन्होंने एक शॉपर में डाला हुआ था। फिर उन्होंने कैसर के नाना अबू से ये कहा कि मेरे साथ चलें, बरगद के उस पेड़ के पास इन बालों के गुच्छों को दफनाना है। अगर इनका एक जरा भी आपके घर में गिर गया तो वो वापिस आ जाएगी। फिर वो सब रवाना होके बरगद के उस दरख्त के पास। पीर साहब ने वहां पर एक हिसार बांधा। हिसार बांधने के बाद उन सबको उस हिसार वाले दायरे में बिठा दिया और खुद अपने ऊपर कलाम पढ़कर उस बरगद के पेड़ में बालों का वो गुच्छा दफना दिया और ये कहा कि यहां से अब जल्दी चलना और पीछे पलट कर नहीं देखना। जो ही वो लोग वहां से वापिस पलटे
उस दरख्त के पास से ऊंची ऊंची रोने की आवाजें आने लग गई और वो कैसर के नाना अबू का नाम लेकर पुकार रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मुझे तुम्हारे घर में रहना है। यहाँ तक कि उसने कैसर की नानी अम्मा की रूप में भी आवाजें निकाली, मगर पीर साहब का ये कहना था कि पीछे पलटकर नहीं देखना। फिर वो लोग अपने घर वापस आ गए। वहां पर उन पीर साहब ने उस कमरे में 7 कील लगाए और ये कहा कि कभी भी ये कील यहाँ से नहीं निकलने चाहिए। कुछ कील उन्होंने हिसार करके उनके घर के बैरूनी दरवाजे पर भी लगाए कि दोबारा इनके घर की तरफ वो ना आ सके। वो बताते हैं कि कुछ दिन हम लोगों ने बहुत खौफ व हिरास में गुजारे थे, क्योंकि हम लोगों को अपने घर के बाहर से भयानक आवाजें आती थी, क्योंकि पीर साहब का ये कहना था कि 11 दिन तक वो इस घर के बाहर चक्कर काटेगी। अगर इन कीलों में से एक कील भी यहाँ से निकल गया तो वो तुम लोगों के घर में दाखिल हो सकती है। वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी जो अपना बच्चा लिए उस रास्ते पर बैठी थी और इन लोगों को धोखा देकर इनके घर में आई थी। वो बताते हैं कि वो 7 दिन हम लोगों ने बहुत एहतियात से गुजारे। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और कुरान पाक पढ़ते थे। 7 दिन गुजरने के बाद हम दोबारा पीर साहब के पास गए तो उनका ये कहना था कि अब तुम्हारा घर हिफाजत में है, अब वो वापस नहीं आ सकती। फिर पीर साहब ने उन 7 दिनों के बाद बरगद के उस पेड़ के पास भी जहां पर उसके बाल दफनाए थे वहां पर भी कील लगा दिए कि कभी भी वो इस बरगद के पेड़ से बाहर इधर उधर जा ही ना सके। वो बताते हैं कि फिर उन्होंने उन्हीं पीर साहब से लेकर अपने गले में तावीज भी डाले। दोबारा कभी भी उन लोगों को कोई भयानक आवाज नहीं सुनाई दी, मगर उस रास्ते पर गुजरने वालों ने वो भयानक आवाजें अक्सर सुनी थी। देर रात कहीं भी वहां से बरगद के दरख्त से चीखने की आवाजें आती थी, क्योंकि वो जो भी मखलूक और चुड़ैल थी उस बरगद के दरख्त में कैद हो चुकी थी। ये कैसर के नाना अबू की जिंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी थी उस पुराने दौर की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात हो। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। मेरे न्यू चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, नौशीन वॉइस ऑफिशियल को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।